समानता के विभिन्न आयामों को, विभिन्न पहलुओं को समझने के बाद, क्योंकि ये अध्याय मूलतः समानता पर है और प्रारंभ में स्वतंत्रता का अर्थ, स्वतंत्रता के मायने और स्वतंत्रता और समानता के बीच का जो एक अजीब सा संबंध है, इसको कुछ हद तक समझने के बाद अब हम और बेहतर स्थिति में होंगे समानता और स्वतंत्रता के बीच के संबंधों को समझने में। प्रारंभ में मैंने बताया था कि समानता और स्वतंत्रता विचारकों के अनुसार एक दूसरे के पूरक हैं या एक दूसरे के विरोधी हैं, और स्वतंत्रता क्या है आदि आदि। तो जहां प्रारंभ में स्वतंत्रता के बारे में आपको विस्तार से बताया गया, उसके बाद समानता का विवेचन, विश्लेषण आदि हुआ, परिभाषा आदि समझी गई। अब हम थोड़ा सा बेहतर स्थिति में हैं समानता बनाम स्वतंत्रता को समझने में, और इसलिए चलिए एक बार फिर हम समझने की कोशिश करें कि समानता और स्वतंत्रता में विचारकों के अनुसार क्या संबंध है, एक दूसरे के कितने निकट हैं। तो रिलेशंस बिटवीन इक्वालिटी एंड लिबर्टी, विचारकों के अनुसार तो इसमें बहुत मतभेद हैं और दो तरह की विचारधाराएं हैं। जैसा बताया था, एक तो परस्पर विरोधी, जिसमें उनका कहना है कि लिबर्टी एंड इक्वालिटी आर जस्ट अपोजिट टू ईच अदर, दे आर डायमेट्रिकली अपोजिट टू ईच अदर, एक दूसरे से बिल्कुल उसके विरोधी हैं। जिसमें डी टॉकविल, लॉर्ड एक्टन, क्रोचे, मोस्का, पुराटो, ये विचारक इस विचारधारा के हैं कि स्वतंत्रता और समानता 36 का आंकड़ा, दोनों साथ नहीं चल सकते, दोनों को साथ साथ नहीं साधा जा सकता। इसमें एक तरीके से ये वे विचारक हैं जो व्यक्तिवादी विचारधारा के हों, व्यक्ति की स्वतंत्रता पर ज़्यादा इनका जोर है और इसलिए इन्हें व्यक्तिवादी कहा जा सकता है। इनके मत के अनुसार स्वतंत्रता के साथ समानता नहीं चल सकती। जहां यदि स्वतंत्रता आप देते हैं तो वह समानता की कीमत पे होगी, और यदि समानता का प्रयास करते हैं तो वह स्वतंत्रता मानव स्वतंत्रता की कीमत पर होगा। दोनों में से क्या अहम, कितना अहम, यदि ऐसा है तो दोनों में से किसको विकसित किया जाए और कितना किया जाए। पर फिलहाल बिंदु ये है कि जो जैसा कि इन लोगों ने कहा है, टॉकविल और लॉर्ड एक्टन आदि ने, कि स्वतंत्रता के साथ समानता नहीं चल सकती, तो समानता पर जोर, भले ही स्वतंत्रता थोड़ी सीमित हो जाए, समानता पर जोर भले ही स्वतंत्रता थोड़ी सीमित हो जाए, उतनी ही स्वतंत्रता जितना समाज के लिए समानता में संभव हो। हम स्वतंत्रता कितनी दें, तो कुछ विचारकों का कहना है उतनी स्वतंत्रता हम समाज के लोगों को दे सकते हैं जो जितनी स्वतंत्रता समानता की भावना के खिलाफ नहीं जाता हो। दूसरे शब्दों में, जैसे एक्टन, लॉर्ड एक्टन का कहना था कि समानता की अभिलाषा के कारण तो स्वतंत्रता की आशा ही खत्म हो गई है। अब यदि समानता की अभिलाषा रखते हो और समानता की अभिलाषा दिनों दिन यदि तीव्र से तीव्रतर और तीव्रतर से तीव्रतम होती जा रही है, तो उस हद तक स्वतंत्रता की जो आशा है वो कम होती जा रही है, और कम होती जा रही, और कम होती, स्वतंत्रता की उम्मीद, यानी हम किसी के परतंत्रता की ओर बढ़ रहे हैं। व्यक्ति की स्वतंत्रता में ह्रास हो रहा है। किसकी स्वतंत्रता? व्यक्ति की स्वतंत्रता में। देश की स्वतंत्रता की बात नहीं, व्यक्ति की स्वतंत्रता में ह्रास हो रहा है, और व्यक्ति यदि स्वतंत्र नहीं है तो उनका कहना है, इन विचारकों का, कि उसके विकास में यह बाधक है, व्यक्तित्व के विकास में बहुत बाधक रहता है। इन लोगों का तर्क है, अपनी बात जो उन्होंने कही है कि समानता और स्वतंत्रता विरोधी हैं, तो अपन विरोधी हैं, इनका ऐसा कहना है, और ऐसा कहते हुए क्या तर्क रखते हैं
पहली बात, इनका कहना रहता है कि व्यक्ति को स्वतंत्रता तभी प्राप्त जब कोई प्रतिबंध नहीं। यदि कोई प्रतिबंध नहीं होगा तभी तो स्वतंत्रता होगी। मैं जिस स्कूल की चार दीवारी के अंदर हूँ, वहाँ किसी भी तरह का प्रतिबंध ना हो तो मैं पूर्ण रूपेण स्वतंत्र हूँ। प्रतिबंध का अर्थ क्या है? एक स्कूल के माहौल के यदि लें तो प्रतिबंध का अर्थ है कि किस कक्षा में जाना है मुझे, किस में नहीं जाना है, किस समय कहाँ बैठना है, कहाँ उठना है, कैसे बैठना है, कैसे खाना है। यदि मुझे वहाँ पूर्ण स्वतंत्रता मिले परिसर के अंदर, तो फिर समानता कैसी रही? मुझे तो मिली पर बाकी को नहीं। और यदि सभी को पूर्ण स्वतंत्रता मिल जाए तो कल्पना करिए उस स्कूल की जिसकी चार दीवारी के अंदर घुसते ही सभी लोग पूर्ण रूपेण स्वतंत्र हैं और उसमें कोई बंधन नहीं है, कोई सीमा नहीं है, बिल्कुल स्वतंत्र हैं। क्या होगा? इस पर हम आगे विचार करेंगे। फिलहाल आपको ये समझना है कि इनका तर्क ये है कि कोई प्रतिबंध नहीं, तो समानता स्थापित करने के लिए प्रतिबंध जरूरी है, बंधन जरूरी है। यदि हमें समानता लाना है तो बंधन जरूरी है। उदाहरण के लिए हमें कानून बनाना पड़ेगा कि पिछड़े वर्ग के लोगों को ऊपर लाना है, उसके लिए इतनी सीट हमने स्कूल में प्रवेश के समय हमने रिजर्व रखी है, आरक्षित रखी है। तो ये मेरी स्वतंत्रता में बंधन है, सामान्य व्यक्ति की स्वतंत्रता में बंधन है। पर इसे बंधन ना समझा जाए, या बंधन इसे समझना है कि नहीं समझना है, इसे किस रूप में लेना है, यह समाज पर निर्भर करेगा। शासन के द्वारा जिस तरीके से ऐसे कानून लाए जाते हैं, जिन भावनाओं से, उस पर निर्भर करेगा। तो पहला तर्क उनका यह है कि बंधन जरूरी, स्वतंत्रता या समानता दोनों में से किसी एक को ही पा सकते हो, या तो स्वतंत्रता मिलेगी या समानता मिलेगी। दूसरा तर्क जो एक्टन आदि देते हैं वो ये है कि व्यक्ति की जो आर्थिक स्थिति है, आर्थिक स्थिति वो उसकी योग्यता पर निर्भर करती है। इस बात से आप सहमत हैं कि यदि मैं अमीर हूं तो इसलिए क्योंकि मैं योग्य था, मैंने मेहनत की, कमाया है। तो आर्थिक स्थिति योग्यता पर निर्भर करती है, न कि समानता पर। दूसरे शब्दों में इनका तात्पर्य यह है कि संपत्ति की स्वतंत्रता प्राकृतिक है, और यदि उसमें समानता के आधार पर हम उसका बंधन बना दें तो स्वतंत्रता को बाधित कर रहे हैं। संपत्ति की जो योग्यता है, संपत्ति की जो स्वतंत्रता है, वह नैसर्गिक है, प्राकृतिक है। लेकिन समानता का दबाव देते हुए, समानता की बात करते हुए हम अपनी संपत्ति की स्वतंत्रता पर यदि कुछ बंधन डालते हैं तो हमारी स्वतंत्रता पर यह बंधन है, ऐसा इन विचारकों का कहना है। तीसरा जो इनका विचार है कि पूर्ण स्वतंत्रता दी तो समानता अपने आप समाप्त। मैंने स्कूल का उदाहरण दिया, वहाँ सबको पूरी स्वतंत्रता दे दी गई, तो समानता रहेगी क्या? वहाँ जो जितना बलिशाली होगा, ताकतवर होगा, वह उतना ही ज़्यादा वहाँ प्रभाव छोड़ेगा, वह उतना ही अपने को ऊपर दिखाएगा, शोषण होगा और क्या क्या नहीं होगा। कल्पना करिए उस स्थिति की। यदि पूर्ण स्वतंत्रता सभी को दे दी जाए एक स्कूल के अंदर उन 6 घंटों के दौरान, तो समानता नाम की चीज़ ही नहीं रहेगी, सब असमान रहेगा। शोषण, शोषित, अमीर, गरीब, लड़का, लड़की, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, धनी, निर्धन, न जाने क्या क्या, कितने तरीकों की असमानताओं से वहाँ के लोग, बच्चों को गुजरना पड़ेगा। तो इनका तीसरे वर्ग का कहना है, तीसरा जो इनका विचार है कि पूर्ण स्वतंत्रता देने पर समानता अपने आप समाप्त हो जाएगी, क्योंकि प्रकृति ने ही तो ये भेदभाव किए हैं, प्रकृति ने ही ये भेदभाव किए हैं। जाति, लिंग की असमानता, शारीरिक असमानता, रंग रूप की असमानता, सुंदरता असुंदरता की असमानता आदि आदि, ये क्या मानव के द्वारा बनाए गए हैं? ये प्राकृतिक हैं, प्रकृति के द्वारा दिए गए हैं।
तो इनका विचार है कि पूर्ण स्वतंत्रता देने पर समानता अपने आप समाप्त, क्योंकि प्रकृति ने ही भेदभाव किया है, तो भेदभाव तो रहेगा ही, असमानता तो रहेगी, ऐसा इन विचारकों का कहना है। इस बात से तो सभी सहमत होंगे कि प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वार्थ की ही सोचता है, स्व के स्वार्थ के ही, इसीलिए स्वार्थ शब्द बना है, स्व की ही सोचता है। और ऐसी स्थिति में बुद्धिमान, परिश्रमी और जो लोग ज़्यादा मेहनत करते हैं, वे लोग निश्चित रूप से मूर्ख और इन नौसिखियों, आलसियों की तुलना में जीवन की दौड़ में आगे निकल जाएंगे, इसमें कोई दो मत नहीं। लेकिन ऐसा यदि होता है तो क्या होगा कि जो समाज है जिसमें इस ढंग की स्वतंत्रता पूर्ण रूपेण दी गई है, वहां असमानता बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। यानी कौशल और हुनर और धन के बल पर एक वर्ग बहुत आगे निकल जाएगा, और बाकी का क्या होगा? ये तभी जब पूर्ण रूपेण स्वतंत्रता की बात हो। चौथा बिंदु, यदि समाज में पूर्ण रूप से समानता स्थापित कर दी, एक ऐसे समाज की कल्पना करो जहां समानता की बात पर पूरा जोर है, तो क्या होगा? आलसी व्यक्ति जो है वो काम ही नहीं करेगा, मूर्ख जो है वह भी परिश्रम नहीं करेगा, क्योंकि उसे मालूम है कि समानता के बल पर शासन उसके लिए सभी बुनियादी चीज़ों की पर्याप्त व्यवस्था करेगा। यदि ऐसा होता है तब कैसा समाज रहेगा, सोचिए। तो दूसरे शब्दों में, पहली बात तो पूर्ण रूप से समानता स्थापित हो ही नहीं सकती, और यदि होती है तो जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं, परिश्रमी व्यक्ति हैं, इन लोगों का बौद्धिक विकास रुक जाएगा, इन लोगों का जो वार्धक्य है, मानसिक वार्धक्य, वो लगभग असंभव हो जाएगा। ऐसे में क्या होगा? समानता लागू करने के चक्कर में हम बुद्धिमानों को खो बैठेंगे, बुद्धिमानी का उपयोग नहीं कर पाएंगे, उनके परिश्रम का उपयोग नहीं कर पाएंगे, उनको भी निठल्ले बना देंगे, और दूसरी ओर मूर्ख और अज्ञानी ये लोग तो भारी संख्या में रहेंगे। तो जैसे है ना, एक यदि शासन कोशिश करता है कि हम पूर्ण रूपेण समानता लाएं, तो ऐसी कोशिश में ना ये मूर्ख लोग आगे आएंगे या परिश्रमी बनेंगे, और उल्टा हम इन बुद्धिमान और परिश्रमी लोगों से वंचित हो जाएंगे, उनकी क्षमता से वंचित हो जाएंगे। आधी छोड़ पूरी को धावे, आधी रहे न पूरी पावे। ना हमें ये मिला न वो मिला, ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। तो क्या पूरी समानता की कल्पना करें और पूर्ण समानता का प्रयास करें समाज में? इस प्रकार की समानता स्वतंत्रता को ही नष्ट कर देगी, और स्वतंत्रता को नष्ट कर देगी तो इसके पक्ष में जो विचार हैं वो समानता के योग्य, अयोग्य, परिश्रमी, कामचोर दोनों ही एक तराजू से तौल दिए जा रहे हैं। समानता का तर्क देते हुए क्या हो रहा है? यही तो हो रहा है, यही होगा। समानता लाना है ऐसा तर्क देने वालों के अनुसार यही होगा कि कामचोर और परिश्रमी, शिक्षित और अशिक्षित, और योग्य अयोग्य सभी एक ही तराजू में, एक ही थैले के चट्टे बट्टे माने जाएंगे। क्या ये उचित है एक अच्छे समाज के लिए, एक विकासशील समाज के लिए? कतई नहीं। योग्य की प्रतिभा का ह्रास हो जाएगा, उसकी जो अपनी खुद की प्रतिभा है उसमें गिरावट आ जाएगी, और उसके साथ ही वो हतोत्साहित होगा, पूरी तरीके से क्षमता
का उपयोग नहीं करेगा, परिश्रम नहीं करेगा, और यदि ये लोग परिश्रम अपनी क्षमता के अनुसार नहीं करेंगे, अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग, अपनी प्रतिभा का उपयोग नहीं करेंगे, तो नुकसान किसे है? इन मूर्खों को, इन अक्षम लोगों को, परिश्रम न करने वालों को नुकसान होगा, जिनको समानता के नाम पर वैसे ही सभी चीज़ें मिल रही हैं। आर्थिक समानता के नाम पर इनको सब कुछ दिया जाएगा। नुकसान तो इनका होगा ही, देश का सबसे बड़ा नुकसान तो देश का होगा, क्योंकि देश को ऐसे लोगों की प्रतिभा, ऐसे लोगों के परिश्रम का लाभ नहीं मिलेगा, वे देश वंचित हो जाएगा। तो इस प्रकार इन आधुनिक विचारधारा के जो विचारक हैं उनकी सोच कुछ अलग है। इक्वालिटी और लिबर्टी, समानता और स्वतंत्रता के संबंध में पांचवा बिंदु या पांचवा नजरिया पैरेटो, मोस्का और मिशेल्स के द्वारा है। उनका कहना है कि, इन विद्वानों का कहना है कि जो एलीट क्लास होती है, जो उच्च वर्ग के लोग होते हैं, धनाढ्य वर्ग, तथाकथित उच्च वर्ग, इनके बिना लोकतंत्र जो है वो भीड़ तंत्र में बदल जाएगा। भीड़ तंत्र को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मॉबोक्रेसी। मॉब यानी भीड़, भीड़ का तंत्र, भीड़ का शासन, क्रेसी माने शासन, मॉब यानी भीड़। तो यदि उच्च वर्ग नहीं रहेगा तो भीड़ तंत्र रहेगा, ऐसा पैरेटो, मोस्का और मिशेल इन लोगों का कहना है। और ऐसी स्थिति में स्वतंत्रता जैसी चीज नहीं रहती, स्वतंत्रता का अस्तित्व ही संभव नहीं। दूसरे शब्दों में इनका कहना है कि समानता यदि लाई जाए तो स्वतंत्रता खत्म हो जाए। जैसी समानता की बात हो रही है, दूसरे मतलब ये दोनों विरोधाभासी हैं। स्वतंत्रता और समानता परस्पर विरोधी इसीलिए। इस उदाहरण को देते हुए मॉस्का ये कहना चाहते हैं कि उच्च वर्ग के बिना का लोकतंत्र भीड़ तंत्र में बदल जाएगा। उच्च वर्ग की उपस्थिति का अर्थ है असमानता, इसमें कोई दो मत नहीं। उच्च वर्ग की उपस्थिति का अर्थ है असमानता, और इनकी उपस्थिति होना आवश्यक है, यानी असमानता होना आवश्यक है। और यदि असमानता होगी तो स्वतंत्रता का क्या होगा यह सोचा जा सकता है। इसीलिए भी स्वतंत्रता और समानता इन लोगों की नजर में परस्पर विरोधी है। जितनी असमानता उतनी ही स्वतंत्रता, शायद ऐसा इनकी भावना होगी। स्वतंत्रता का अस्तित्व संभव नहीं, उच्च वर्ग की उपस्थिति का अर्थ है असमानता, इसलिए भी स्वतंत्रता और समानता परस्पर विरोधी हैं। इलियट, जो बहुत प्रसिद्ध कवि हैं, टी.एस. इलियट, उन्होंने का क्या कहना है? अधिक योग व्यक्ति को कम योग व्यक्ति के साथ रखना न तो स्वतंत्रता का सही उपयोग है और न ही समानता का सही मायने। टी.एस. इलियट एक बहुत विश्व प्रसिद्ध अंग्रेजी पोएट रहे हैं, कवि रहे हैं। उन्होंने कहा है कि समानता की बात जो है वो संस्कृति के मामले में तो जहर की तरह है, विष तुल्य है। समानता की बात संस्कृति के मामले में विष तुल्य है। हमें मानना होगा कि सबकी संस्कृति अलग अलग है और उसकी संस्कृति में असमानता है। वे कहते हैं कि कम योग व्यक्ति को अधिक योग व्यक्ति के बराबर बैठा दिया जाए, उसके साथ उसको समकक्षी रखा जाए, तो ना तो ये स्वतंत्रता का सही उपयोग है और न ही समानता का सही अर्थ। ऐसी समानता जो लादी गई है, असमान होते हुए भी समान श्रेणी में जिनको रख दिया गया हो, यह व्यर्थ है, और ऐसी स्वतंत्रता भी व्यर्थ है। सातवां बिंदु,
जॉन स्टुअर्ट मिल बहुत बड़े विचारक, व्यक्तिवादी विचारक, इंडिविजुअलिज्म पे जिनका अटूट विश्वास था, जॉन स्टुअर्ट मिल, जेएस मिल, वो तो एक कदम और आगे हैं। स्वतंत्रता के नाम पर समानता, इस बिंदु पर उनका कहना है कि मताधिकार की समानता बहुत गलत है। वो मताधिकार की समानता के विरोधी थे, अर्थात एक व्यक्ति एक वोट, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे शिक्षित हो, चाहे अशिक्षित हो। उनका कहना था कैसे गैर शिक्षित, अशिक्षित व्यक्ति का मत शिक्षित व्यक्ति के मतों के मत के बराबर माना जाए। गिनती में दोनों को एक एक मत, यानी दोनों का जो अपना विवेक है उसको हम बराबर तौल रहे हैं, इसलिए वे मताधिकार की समानता के सख्त विरोधी थे। वे चाहते थे कि देश के सभी नागरिकों को मताधिकार न दे करके योग्य लोगों को ही यह अधिकार दिया जाए। भारत में इस बात को लेकर बहुत गहन विचार हुआ था। स्वतंत्रता मिलने की जब घोषणा हुई तो संविधान सभा, जिसका दायित्व था भारत का संविधान बनाना, उसमें इस बिंदु को लेकर बहुत गहन विचार विमर्श हुआ कि क्या भारत देश जहां पर 70% जनता गरीबी रेखा से नीचे है, 70% जनता अशिक्षित है, क्या उन्हें सरकार बनाने का दायित्व या सरकार बनाने के दायित्व में सहयोगी माना जाए? क्या उनके मतों, उनके विचारों को भी देश की शासन व्यवस्था में शामिल किया जाए? दूसरे शब्दों में, क्या अशिक्षित व्यक्ति सही सरकार चुन सकता है, सही व्यक्ति का चयन कर सकता है? इन सब बिंदुओं को लेकर गहन विचार विमर्श हुआ था। और जेएस मिल जैसे विचारक भी हमारे संविधान सभा में थे, जिनका कहना था कि सभी लोगों को मताधिकार नहीं देना चाहिए, कुछ योग्यतम लोगों को ही मताधिकार दें, जिससे वोट का सही उपयोग हो सके, मत का सही उपयोग हो सके। मत को अर्जित करना है, जो वोट है, राइट टू वोट या वोट, उसे अर्जित करने की क्षमता रखने वाले, जिन्होंने अर्जित किया है, उन्हें ही शासन व्यवस्था, शासन प्रणाली, सरकार बनाने में उनका मंतव्य लिया जाए। केवल ऐसे ही दे देने से, मात्र क्योंकि उम्र हो गई हो उसकी या शिक्षा अशिक्षित हो तो भी, केवल उम्र हो गई इसलिए उसको दे दिया जाए, 21 साल का हो गया अब वह, इसलिए उसे मत का अधिकार दे दिया जाए, इसके खिलाफ थे हमारे संविधान सभा के भी कुछ लोग। और जेएस मिल ने तो स्पष्ट कहा है कि ऐसे लोगों को मत देने का अधिकार सही नहीं है, क्योंकि वे इसका सही उपयोग नहीं करेंगे। इसलिए समानता उसी स्थिति में संभव है जब सरकार मानव की स्वतंत्रता को नियंत्रित करे। बहुत अहम वाक्य, बहुत अहम बिंदु। समानता कब संभव है? संभावनाओं की यदि बात करें समानता की, तो यह तभी संभव है जब स्वतंत्रता को नियंत्रित रखें। यदि स्वतंत्रता नियंत्रित नहीं है तो पहली बात तो वो उच्छृंखलता में बदल जाती है, वह स्वच्छंदता में बदल जाती है, और ऐसा होने पर वह दूसरे की स्वतंत्रता पे हनन करती है, आदि आदि। ऐसी स्थिति में समानता की भावना कैसे रहेगी, कैसे पनपेगी? इसलिए ये जरूरी है, स्वतंत्रता, समानता यदि हमको विकसित करनी है, जो विभिन्न समानताओं का जिक्र हमने किया है, यदि हमें उसे विकसित करना है, उन बिंदुओं पर हमको प्रयास करना है समाज में समानता लाने का,
तो सर्वप्रथम हमें स्वतंत्रता को नियंत्रित करना होगा। आपको याद होगा मैंने प्रारंभ में ही स्वतंत्रता क्या है और स्वतंत्रता के दोनों पहलुओं पर मैंने कुछ चर्चा की थी। उसका मकसद यही कि हम जाने कि स्वतंत्रता भी नियंत्रित होनी चाहिए। स्वतंत्रता जो है उसकी भी एक लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए। मैं स्वतंत्र हूं, क्या इसका अर्थ ये कि मैं बीच सड़क में बैठ जाऊं? आज मैं स्वतंत्र हूं, क्या इसका अर्थ ये कि मैं किसी के भी घर में घुस जाऊं? ये कहते हुए कि हम स्वतंत्र हैं। मैं स्वतंत्र हूं तो क्या इसका अर्थ ये कि मुझे जो भी करना है मैं करूं? अपराध करना हो तो अपराध करूं, गलत कार्य करना हो तो गलत कार्य करूं? नहीं, स्वतंत्रता का भी एक दायरा है, स्वतंत्रता की भी एक सीमा है। स्वतंत्रता की उस सीमा को लांघने से हम दूसरे की स्वतंत्रता पर हनन कर रहे हैं, उस पर हम अतिक्रमण कर रहे हैं और ये अतिक्रमण जो है वह गलत होता है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि सरकार स्वतंत्रता को नियंत्रित करे यदि समानता लाना है तो, यदि असमानता की जो दूरियां हैं उसको कम करना है तो, और साथ ही मानव अपना विकास स्वतंत्रतापूर्ण तब कर सकता है जब समानता पर भी नियंत्रण हो। अपना विकास मानव कब करेगा? जब समानता पर भी नियंत्रण हो। दूसरे शब्दों में ये कहा जा सकता है कि स्वतंत्रता और समानता परस्पर विरोधी हैं और नकारात्मक और रूढ़िवादी दृष्टिकोण भी इसे कहा जा सकता है। तो ये विरोधाभास, ये विरोधी होने वाला जो दृष्टिकोण है, ये बड़ा स्पष्ट है इस मामले में कि दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, पूरक नहीं। और ऐसी विचार रखने वालों को, ऐसी विचारधारा रखने वालों को रूढ़िवादी दृष्टिकोण के विचारक हम कह सकते हैं।